बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनालिटी साइकोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड PS 5405 है, उसकी GDP सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो टॉपिक क्या, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। इसके टोटल मार्क्स 10 है और जो सब्जेक्ट पर्सनालिटी साइकोलॉजी, इसका जो टॉपिक है जो GDP में डिस्कस होगा, पीपल एज साइंटिस्ट है। इसकी क्लोजिंग डेट 26 अगस्त 2020 है, यानी ये 72 आवर्स के लिए आपको अवेलेबल है सबमिशन के लिए। तो चलें हम GDP जो डिस्कशन स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके जो हमसे सवाल पूछा जाए उसका हम जवाब दें। तो डू यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ पीपल एज साइंटिस्ट प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज कैली? करें जॉर्ज कैली ने जो एक अपना एक नज़रिया दिया था पीपल एज साइंटिस्ट वाला, अपनी एक थ्योरी जो उसने बनाई थी, क्या उससे मुत्तफिक है? दूसरा पार्ट है उसमें जस्टिफाई विद लॉजिकल स्टेटमेंट वेदर पीपल डेवलप थ्योरीज इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी और नॉट। क्या आपने जो इस थ्योरी के तहत जो वो बयान करता है कि लोग अनसर्टेनिटी गैर यकीनी सूरत हाल में थ्योरी डेवलप करते हैं, उससे आपने साबित करना है किस तरह, या जस्टिफाई करना है आपने इस तरह अपनी लॉजिकल मंतकी स्टेटमेंट के ज़रिए। तो ये ओवरऑल आपके पास GDP डिस्कशन स्टेटमेंट है और क्वेश्चन फॉर्म में, जिसमें आपने जवाब देने। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले आपने एग्री डिसएग्री करना है और सेकंड पार्ट में फिर आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है क्या है। तो चलें इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशंस। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो आंसर है वो 200 टू 250 वर्ड्स के दरमियान होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वर्किंग डेज जो हैं 3 वर्किंग डेज आपको दे हैं, 72 आवर्स। बाकी आप करने खुद रीड आउट कर लीजिएगा, टाइम को सेव करने की वजह से मैं इसको रीड नहीं करूँगा। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि थ्योरी क्या बता रहा हूँ, एंड में मैं वो बताता हूँ कि एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ। कैली जॉर्ज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हैज़ कंसिडर्ड पीपल एज साइंटिस्ट इन एक्सपेरिमेंटरी कंटेक्स्ट रादर रियल साइंटिस्ट। कह रहे हैं जो कैले जॉर्ज ने जो उसकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में उसने पीपल को किस तरह साइंटिस्ट की लिया है एज ए मीनिंग के तौर पर, रियली एज ए रियली साइंटिस्ट नहीं लिया। जो साइंटिस्ट के जो मीनिंग आते हैं उस कंटेक्स्ट में उसने पीपल एज ए साइंटिस्ट को यानी ऐसे जो शुमार किया है पीपल को एज ए साइंटिस्ट, तो वो उसका लिटरली मीनिंग में या ना कि उसके जो प्रैक्टिकल मीनिंग है उसमें। तो फिर हमारे पास क्या है जी, द मॉडल ही वॉज प्रपोज वॉज बेस्ड ऑन द एनोलॉजी ऑफ ए पर्सन एज साइंटिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया है कि उसने ट्रू सेंस में नहीं लिया कि वो वाकई साइंटिस्ट हैं, तो उसने साइंटिस्ट की जो लिटरली मीनिंग है उसको उसने अपने अप्लाई किया अपने मॉडल को डिफाइन करने के लिए। यानी कौन सा कंसेप्ट, एनालॉजी ऑफ पर्सन एज ए साइंटिस्ट, उसने अपने मॉडल को डिफाइन करने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया। हकीकी मायने में हर आदमी साइंटिस्ट नहीं है, और वो किस सेंस में इसने ये वर्ड साइंटिस्ट यूज़ किया है वो हम आगे चल के देखते हैं। इन अदर वर्ड्स ही हैज रिजेंबल्ड द कॉग्निटिव thought process of people with procedures adopted by the scientists to reach about the set goals to reach about set goals। कहते हैं जैसे कि उसने ये जो आपका कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस है, जो आप अपने जहन में चीज़ें सोचते हैं, एक नॉलेज या इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसको रिजेम्बलेंस दी है कि उस प्रोसीजर के साथ जैसे हम जनरल में जो हकीकी रियल साइंटिस्ट है वो भी क्या करते हैं, आपके लिए डाटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं क्या है कि हम जिस पर्पज़ के लिए ये चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं कि वो करेक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो वो उसी जो साइंटिस्ट का एक पैटर्न है ऑफ वर्किंग का, उसी को सोचते हुए उसने जो कैली जॉर्ज है उसने अपने मॉडल को पेश किया और उसकी रिजेम्बलेंस की पीपल एज ए साइंटिस्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। देयरफॉर हियर आई प्रेजेंट द क्रिटिकल रिव्यू। तो यहाँ तक तो मैं इस थ्योरी से मुत्तफिक करता हूँ कि वो है,
कि आप सोचते हैं जब भी आप किसी सूरत-हाल में होते हैं या परेशानी में होते हैं, तो उससे निकलने के लिए तो आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करते हैं और जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज होते हैं, तो उसकी बेस पे आप कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब मैं टिपिकली थ्योरी के बेस पे आ रहा हूँ कि उसमें क्या कुछ है। Here I present the critical review of this postulate from different respects. तो यहाँ मैं कुछ इसके जो क्रिटिकल रिव्यू है, यानी इसके जो आप वीकनेस कह लें, मैं उसको हाईलाइट करूँगा डिफरेंट एस्पेक्ट के हवाले से। अब पहले क्या, ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। Callis postulates that human behavior is consistent with the prevailing perceptions that helps organizing knowledge but fail to cover the issue of motivation, developmental influences, and cultural forces that limit his theory ability to explain the concept of complexity of personality. तो क्या है जी कि जो कैले का नज़रिया है, वो कहता है कि जो इंसानी जो सोच है या जिसका जो इंसानी जो बिहेवियर है, वो कंसिस्टेंट है, यानी वो जो उसको परसेप्शंस मिल रही होती है इर्द गिर्द उनके जो सिचुएशन या इमर्स वो पज़ीर हो रहे होते हैं, उनसे जो परसेप्शन ले रहा था, ये एक कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस सोर्स से नॉलेज ले रहा होता है और जो उसको हेल्प करता है कि जो उसका नॉलेज है जो उसने लिया वो उसको ऑर्गेनाइज करे। लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक तो ठीक है, उसने परसेप्शन ली अपने इर्द गिर्द के इवेंट से, अपने इर्द गिर्द की थिंग से, एलिमेंट से, सब्सटेंसेस से, लेकिन और वो हेल्प लेता है, लेकिन उसको कहाँ फेल होती है ये थ्योरी, मोटिवेशन के इशू को वो कितना ज़्यादा उसको मोटिवेट करेगी, ये वाला इशू है, वो उस पर चुप है, कोई डिफाइन नहीं करता। अच्छा, उसके बाद जो डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी वो डेवलपमेंट के हवाले से उसको जो इन्फ्लुएंसिंग आ रही है कि अगर वो अपने उस प्रोग्रेस में पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है तो उसका क्या असर है, नेगेटिवली ग्रो कर रहा है तो वो क्या असर होगा, यानी डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस का कोई तस्करा नहीं है, उस पर कोई रोशनी नहीं डालता, उसको नहीं बयान करता। और कल्चरल फोर्सेस क्या है जो कि इस थ्योरी की एबिलिटी को लिमिट करते हैं, कम करते हैं कि वो जो आजकल के जो लेटेस्ट कंसेप्ट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्सनैलिटी को बयान करने में। ऑन दिस क्राइटेरियन द थ्योरी मस्ट बी अवॉर्डेड लो रेट। तो इस चीज़ों पे इस थ्योरी को लो रेट देना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी नहीं है, मैंने रिसर्च किया और उसको स्टडी किया, तो उसकी बेस पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरा मेरे पास पॉइंट क्या है, गाइड टू एक्शन, यानी एक्शन लेने के लिए आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सेट पैटर्न ऑफ क्या कहते हैं एक्शंस नहीं है आपके पास, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, किस स्टेज पे कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसा कोई नहीं होगा इसमें। इसी चीज़ को हमने बयान करना है। वी आल्सो रेट द कंसेप्ट विद द लो रेट एज फेल टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एक्शंस, यानी थ्योरी की हद तक तो उन्होंने काफ़ी बिहेवियर के इशू को तो उन्होंने डिस्कस किया है, वेल डिफाइंड तरीके से जो टर्म यूज़ किया वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मैं क्या बयान लिख रहा हूँ, वो मुझे क्या कहना चाहिए, वर्डिंग के हद तक उनको अच्छी तरह डिफाइन किया है। लेकिन जब उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात है कि आप लोगों ने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स ऑफ एक्शंस होंगे, गाइडलाइन ऑफ एक्शंस होंगे, वो कोई बयान नहीं किया है। मीनिंग दैट therapeutic practice heavily based on common sense and varies from patient to patient. This existing of disparity proved the lack of guide to actions. यानी इस जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रैक्टिस है वो आपके कॉमन सेंस पे बात करती है। जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा, जो भी उसका पेशेंट होगा, वो उसके कॉमन सेंस को अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए उसको ट्रीटमेंट देगा। लेकिन सेम ट्रीटमेंट या सेम प्रोसीजर जो होगा वो दूसरे पे अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जो डिस्पैरिटी है, यानी वेरियस है, डिस्पर्शन है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट, तो ये क्या करता है उसकी क्यों है ये सारा, उस वजह से क्योंकि उसने हमें कोई गाइड टू एक्शन नहीं दिया अपनी थ्योरी में। नो ऑपरेशन डेफिनेशन ऑफ यूज टर्म, तीसरा हमारा पॉइंट है। Calais has used terms in very elegant and precise ways in explaining his theory. जैसे मैंने शुरू में बताया कि कैली जो टर्म्स यूज कर रहा था वो अच्छी तरह जानता था, उससे अच्छी तरह अवेयर था कि वो इस टर्म का क्या मतलब होगा, वो क्या कहना चाहता है। बट हिज थ्योरी फॉल शॉर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑपरेशनल मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स।
तो लिटरली तो वो उसके मतलब बता रहा है, लेकिन अब जब उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात होती है, जब हम उसको ऑपरेट करते हैं किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो में, तो हमें वो कोई गाइडलाइन नहीं देता, हमें उसकी कोई ऑपरेशनल मीनिंग नहीं बताता, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देता। वेरिफिकेशन ऑफ फॉल्सिफिकेशन, यानी थ्योरी वेरीफाइड है या सही नहीं, जैसे एंड में कोई रिजल्ट आता है, उसकी वो अपने टेस्ट की बेस पे अपने पूरे क्या कहते हैं, वो जो थ्योरी कंडक्ट करता है उसमें रिसर्च करता है, उसके बारे में वो बता रहा है कि इटसेल्फ जो वेरिफिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन का जो एलिमेंट है, वो थ्योरी या जो इसका पोस्टुलेट है वो इटसेल्फ बयान नहीं करता। ऑल्सो द थ्योरी हैज़ बीन रिटन विद अ लॉट ऑफ केयरफुलनेस। बेशक बेशक जो ये थ्योरी है, या जो पोस्टुलेट है, जो कंसेप्ट है पीपल एज साइंटिस्ट, या जो एक उसका है, तो बहुत बड़ी और भी एस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन पर्टिकुलरली हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत एहतियात के साथ उसने लिखी है, लेकिन ये उसमें मेरे और भी ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं 200 टू 250 वर्ड्स की लिमिट है, मुझे यही चीज़ें कुछ सही लगी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये सोल्यूशन। उससे पहले मैं क्लोजिंग की तरफ जाए, मैं आपको इसकी वर्डिंग बता दूं। कितनी वर्डिंग है हमारी? 242 है, यानी हमने अपनी जो लिमिट थी 250 वर्ड्स की, उसको हमने एक्सीड नहीं किया, हम उसके विदन ही लिमिट में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काइंडली मेरे चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को हिट करें, ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन टाइम से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम।